हेलो। अक्सर हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल जाता है। तो फ़िलहाल का रिसेंट न्यूज़ है, पीएनबी पर 1.8 करोड़ और आईसीआईसीआई पर 30 लाख का जुर्माना लगाया। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आया था न्यूज़पेपर में। नियमों की अवहेलना पर आरबीआई ने पीएनबी बैंक व आईसीआईसीआई बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। पीएनबी पर 1.8 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एएनआई न्यूज़ ने ट्वीट किया था, आरबीआई इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 30 लाख्स ऑन आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इसका कारण बताया गया था नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस आईसीआईसीआई बैंक पे 15 दिसंबर 2021 का ये न्यूज़ है, दिसंबर के महीने में। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा उसने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर पंजाब नेशनल बैंक पर 1.8 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक के निगरानी मूल्यांकन को लेकर सांविधिक जांच पड़ताल की है। यह जांच पड़ताल 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की गई थी। क्यों लगाया गया जुर्माना? पंजाब नेशनल बैंक के लिए आरबीआई ने कहा कि कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के चलते की गई है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक पर 20 नवंबर 2014 को सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर पेनल्टी चार्ज लगाने पर आरबीआई की तरफ से जारी कुछ निर्देशों का पालन करने पर जुर्माना लगाया गया। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर आरबीआई ही क्यों ये सब करता है, सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, चार्जेस लगाते हैं, तो आरबीआई ही क्यों, कोई और दूसरा बैंक क्यों नहीं, आरबीआई क्यों करता है? तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है और हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को रेगुलेट करता है, सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। तो केंद्रीय बैंक होता क्या है, देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी देश या अन्य क्षेत्र का वह मौद्रिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, मॉनेटरियल ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी मुद्रा नीति का संचालन करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका संचालन करता है, उसकी बैंक व्यवस्था पर निगरानी करता है। लगभग सभी बैंक केंद्रीय बैंकों के पास मुद्रा आपूर्ति पर एक अधिकार होता है, मोनोपोली होता है। क्या? इशू ऑफ नोट्स एंड करेंसी, मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, यानी अपने देश या क्षेत्र में केवल उसी को मुद्रा नोट छापने का अधिकार होता है और अन्य सभी संस्थाओं के लिए मुद्रा छापना गैर कानूनी होता है। कोई और जो है आरबीआई के अलावा नोट या कई सिक्का छाप नहीं सकता। यह देश के साधारण बैंकों के लिए नियम भी बनाता है। जितने भी बैंक है उसके लिए नियम आरबीआई बनाता है, केंद्रीय बैंक बनाता है, ताकि लोग बैंकों पर भरोसा कर सके, बैंकों में धोखाधड़ी ना हो और बैंक भगदड़ की स्थितियाँ ना उत्पन्न हो। ठीक है, अगर ये सब जो बैंक्स हैं उसे अगर रेगुलेट करने वाला कोई नहीं रहेगा तो आपका पैसा लेकर वो बैंक जा सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक का अवधारणा है कि हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। अब केंद्रीय बैंक आखिर ज़रूरी क्यों है? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि आप कोई पूजा वगैरह या पिकनिक में जाते होंगे तो देखते होंगे पूजा अरेंज करने से पहले, बड़ा पूजा अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें आप कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, तो सभी को फिनेंस करने के लिए एक कैशियर बना देते हैं। वो कैशियर क्या करता है, वो सभी जितने भी चंदा आते हैं उसे कलेक्ट करके तो जगह जगह खर्च करता है और उसका एक हिसाब रखता है, तो वही कंट्रोल करता है। उसी तरह अगर पिकनिक में देखें, अगर पिकनिक जाने से पहले उसी तरह एक कैशियर रहता है जो पूरा पिकनिक का जितना भी खर्च है वो मॉनिटर करता है। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है जो सरकार की मदद करता है और मॉनेटरी पॉलिसी, उस देश का मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, उस देश के बैंकों को कंट्रोल करता है, आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है। उसी तरह देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है फेडरल बैंक, जापान का है जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ जापान, स्विट्ज़रलैंड का है स्विस नेशनल बैंक, कनाडा का है बैंक ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का है
रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का है रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, और इंडिया का है आप लोगों को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। चाइना का है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, और यूनाइटेड किंगडम का है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूरोपियन यूनियन का है यूरोपियन सेंट्रल। तो इधर कुछ बैंक का जो है लोगो दिया हुआ है, जैसे बैंक ऑफ कनाडा का ये लोगो है, बैंक ऑफ जापान का ये लोगो है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ये लोगो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरो सिस्टम का लोगो ये है, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो बैंक है फेडरल रिजर्व का लोगो है। तो RBI जो है, RBI के जो अभी गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। कौन? श्री शक्तिकांत दास, जो कि क्या IAS रिटायर्ड है, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज्यूम चार्ज एज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव December 12, 2018। तो 12 दिसंबर 2018 से ये गवर्नर पोस्ट पे है और ये 25th गवर्नर है, ठीक है। रिटायर्ड IAS है, फॉर्मर सेक्रेटरी थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, देखते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ था। भारत का ये केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, इकोनॉमी को रेगुलेट करता है और सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा हुई थी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और किस एक्ट के द्वारा हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुआ था। भारत के इकोनॉमिस्ट, ठीक ना, अर्थतज्ञ, भारत के अर्थतज्ञ इकोनॉमिस्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशन सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बैंक की कार्य पद्धति या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा। कौन सा कमीशन? हिल्टन यंग कमीशन, ठीक ना। जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया। 1926 में ये कमीशन आया था, क्या नाम था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब ने लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की, उसकी पुष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का 1934 का नाम दिया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो 1937 में मुंबई आया। पहले इसका हेड ऑफिस जो था वो कोलकाता में था, बाद में इसे 1937 में मुंबई लाया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक ना। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। जो शुरू में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, इसको बाद में भारत सरकार का उपक्रम बनाया गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वर्तमान गवर्नर है, ठीक है। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित है, ठीक है। 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और जिसमें सभी जो है राजधानी में स्थित है। तो काले धन को दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था से नियंत्रित करने के लिए क्या किया? 31 मार्च 2014 तक सन 2005 से पहले के जितने नोट थे उसको वापस, सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये अभी पढ़ चुके हम लोग। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। पहले इसका कलकत्ता में था, उसे 1937 में इसे बम्बई में किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ गवर्नर बैठते हैं, नीतियाँ निर्धारित की जाती है। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो कब किया गया था राष्ट्रीयकरण? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। इसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, पूरा जो है कंट्रोल भारत सरकार का है, ठीक है। रोल ऑफ
आरबीआई में देखेंगे तो पहला है बैंकर टू गवर्नमेंट, फिर है सुपरवाइज़र ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है ये, इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब रोल है आरबीआई के। आगे है आरबीआई जो है रेगुलेट जो करता है वो कॉमर्शियल बैंक्स को करता है, कोऑपरेटिव्स बैंक को करता है। कॉमर्शियल बैंक्स में आते हैं फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है ना, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फॉरेन बैंक्स तो विदेशी बैंक है जो आप जानते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक है जो गांव में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनका 50% या 50% और उससे ज़्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास होता है, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है ये निजी क्षेत्र बैंक है जो जिस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्बन कोऑपरेटिव्स और स्टेट कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के अंदर आता है अर्बन कोऑपरेटिव्स और स्टेट कोऑपरेटिव्स, ठीक है। फॉरेन बैंक्स अभी आपने देखा था, लिस्ट ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया जो है देखिए, HSBC है, DBS बैंक है, सिटी बैंक है, दोहा बैंक है, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड्स, BBK, डच बैंक, ठीक है ना, बैंक ऑफ अमेरिका। ये सब जो है ये फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में अपनी सर्विस देते हैं। और ये जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जैसे एक्सिस बैंक हो गया, धनलक्ष्मी बैंक है, ICICI है, IDBI है, बंधन बैंक है, फेडरल बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, IDFC है, CSB बैंक है, HDFC है, कोटक महिंद्रा, RBL, इंडस बैंक, आप लोग देख सकते हैं। ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। द फॉलोइंग बैंक्स वेयर नेशनलाइज इन 1969। 1969 में जो है जिन बैंकों को नेशनलाइज किया गया था उनका लिस्ट है। तो इलाहाबाद बैंक को किया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा को किया गया था, बैंक ऑफ इंडिया को किया गया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को किया गया था, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, कैनरा बैंक था, देना बैंक था, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी बैंकों को 1969 में नेशनलाइज किया गया था। तो 1980 में भी 6 बैंक थे जिसे नेशनलाइज किया गया था। द सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 6 मोर कमर्शियल बैंक्स फॉलोड इन 1980, ठीक है। तो द स्टेटेड रीजन फॉर द नेशनलाइजेशन वाज टू गिव द गवर्नमेंट मोर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट डिलीवरी। गवर्नमेंट का और कंट्रोल जो है क्रेडिट डिलीवरी पे बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। विद द सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल अराउंड 91% ऑफ बैंकिंग बिजनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। द फॉलोइंग बैंक्स वेयर नेशनलाइज इन 1980। तो 1980 में जो बैंक नेशनलाइज हुए थे वो कौन थे? पंजाब एंड सिंध बैंक थे, विजया बैंक थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक था, आंध्रा बैंक था और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक के नाम से जाना जाता है। आंध्रा बैंक जो अभी यूनियन बैंक में मर्जर हो चुका है। ओरिएंटल बैंक जो है नाउ पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जाना था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कुछ बैंकों का जो है मर्जर भी हुआ है, आप सभी न्यूज़ में देखते ही होंगे। तो इंडियन बैंक का जो है, इंडियन बैंक के अंदर में जिस बैंक का एक्वायर्ड बैंक है और इधर एमलगमेटेड बैंक है, एक्विजिशन ईयर है, ठीक है ना। तो अप्रैल 2020 में जो हुआ था इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में हुआ था, ठीक है। और 1 अप्रैल 20 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का भी हुआ था जो पंजाब नेशनल बैंक में इसका मर्जर हुआ था। और यूनाइटेड बैंक का भी हुआ था 1 अप्रैल 20 में, ठीक है, 2020 में। तो ये पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक दोनों ही पंजाब नेशनल बैंक में मर्जर हुआ था। आंध्रा बैंक का हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉरपोरेशन बैंक का भी हुआ था 1 अप्रैल 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्जर हुआ था, UBI में, ठीक है। सिंडिकेट बैंक का भी हुआ था 1 अप्रैल, ये कैनरा बैंक के अंदर में चला गया था। और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद चला गया था SBI के अंदर।
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर चला गया था एसबीआई के अंदर, ये सभी 17 में हुआ था। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 31 मार्च 2017। और भारतीय महिला बैंक हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो इन सभी मर्जर के बाद जो बैंक्स बचे, जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे, ठीक है, तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया जो रह गए क्या है, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। ये अभी 12 बैंक है जो रिसेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जिनका 50% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करके। ठीक है, तो नेशनलाइज बैंक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग परसेंटेज ऑफ 30 जून 2021। नेशनलाइज बैंक जो है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना 55% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 64%। ठीक है, तो कैनरा बैंक का कितना है 69.33%, पंजाब नेशनल बैंक का है 73.1%, इंडियन बैंक का है 78.86%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है 83.5% और बैंक ऑफ इंडिया का है 81.41%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है 93.08%। उसी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है 93.33%, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर रहा है शेयर। यूको बैंक का जो है 95.39% शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर रहा है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 96.9% जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर रहा है। और पंजाब एंड सिंध बैंक का 98.07% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर रहा है। पब्लिक सेक्टर पेमेंट्स बैंक्स में आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, जो पोस्ट ऑफिस जो बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, प्रेजेंटली देर आर 43 रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया सिंस 1 अप्रैल 2020। तो 12 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और 43 जो है आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक्स है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 का ये डेटा है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक गवर्नर होता है, ठीक है, और 4 जो है डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक है, 4 जो है डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर में तो आप लोग अभी देखें कि श्री शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के फ़िलहाल गवर्नर हैं, 2018 में उनको बनाया गया था। और डेप्यूटी गवर्नर में देखिएगा MK जैन है, ठीक है, डॉक्टर MD पात्रा, ठीक है, श्री MR राव है और श्री T रविशंकर, ये सभी डेप्यूटी गवर्नर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसका लिस्ट देखिए, गवर्नर है, उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल चीफ मैनेजर्स, फिर है चीफ जनरल मैनेजर्स, फिर जनरल मैनेजर्स है, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स आते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स आते हैं, फिर सपोर्टिव स्टाफ्स आते हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह का है। इधर पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जो आज़ादी के पहले से जब इस्टेब्लिश हुआ आरबीआई उसके कुछ गवर्नर हैं, ठीक ना। तो पहला गवर्नर जो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, 1 अप्रैल 1935 को जब हुआ था तो पहला गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। उसके बाद हुए थे सर जेम्स ब्रेड टेलर 1937 में, ठीक है। फिर सर CD देशमुख जो है आज़ाद भारत के पहले गवर्नर, अगर क्वेश्चन आता है तो होगा सर CD देशमुख, ठीक है। ये बने थे 11 अगस्त 1943 को, और जब आज़ाद हुआ था भारत उस समय भी यही थे, 30 जून 1949 तक यही थे। इनका फ़ोटो इधर दिया गया है, ये फ़ोटो देखिए, ये CD देशमुख जी है, ठीक है। उसके बाद बनते हैं सर वेनेगल रामा राव, ठीक है। उसके बाद है KG अंबिका ओंकर, फिर SBR अयंगर है, फिर PC भट्टाचार्य है, फिर LK झा है, फिर BN आदरकर है 1970 में, S जगन्नाथ है 16 जून 1970 में, फिर NC सेनगुप्ता है 19 मई 1975 में बने, फिर KR पुरी है, फिर M नरसिम्हन है जो 3 मई 1977 में गवर्नर बने थे, फिर RG पटेल है, ठीक है, जो 1 दिसंबर 1977 में, फिर मनमोहन सिंह है जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो मनमोहन सिंह कब बने थे 1982 में, आरबीआई के गवर्नर थे 1982 में, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे।
फिर उसके बाद है ए घोष, आर एन मल्होत्रा, एस वेंकटरमन, ठीक है, सी रंगराजन, बिमल जलान, वाई वी रेड्डी, डी सुब्बा राव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास। तो रघुराम राजन 2013 में बने थे, 2013 से 16 में। रघुराम राजन का फ़ोटो इधर देखिए, ये रघुराम राजन जी का है, ठीक है। उर्जित आर पटेल, ये उर्जित आर पटेल जी है, ठीक है, जो 2016 में बने थे और 10 सितंबर 2018 तक थे। और अभी फ़िलहाल 11 सितंबर 2018 से शक्तिकांत दास है, ये हमारे वर्तमान गवर्नर है आरबीआई के, ठीक है। तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये होगा शक्तिकांत दास, ठीक है। भारत में कितने रिजर्व बैंक्स हैं? भारत में सिर्फ एक ही रिजर्व बैंक है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। केंद्रीय बैंक एक ही है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। फिर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि पहले कलकत्ता में था, बाद में मुंबई आ गया, तो अभी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और किसने की? तो किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ठीक है। भारतीय रुपये चिन्ह का डिज़ाइन किसने बनाया था? चेन्नई के निवासी डॉक्टर उदय कुमार जो है ने भारतीय रुपये का डिज़ाइन बनाया, और उदय कुमार जी आईआईटी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, ठीक है ना। रुपये का जो डिज़ाइन है, जो इस तरह का आता है, ये ऐसा जो डिज़ाइन है, ये किसने बनाया था? उदय कुमार जी, ठीक है। क्वेश्चन है भारत में किस कमीशन की रिपोर्ट पर केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? कौन सा कमीशन जो था? तो भारत में चैम्बरलिन कमीशन ने 1914 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। इस रिपोर्ट की संस्तुति पर ही 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था। तो कौन सा कमीशन था? चैम्बरलिन कमीशन, ये नाम याद रखिएगा। किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम का सुझाव दिया था? कौन सा आयोग जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नाम सुझाव दिया था? 1926 में हिल्टन यंग आयोग जो था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने पहली बार केंद्रीय बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है दिया था, सजेस्ट किया था 1926 में हिल्टन यंग आयोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आप लोग पढ़े 1934 भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना के समय कितनी अधिकृत पूंजी केंद्रीय बैंक के पास थी? 1935 में इसकी शुरुआत एक प्राइवेट बैंक के रूप में हुई थी, ठीक है। फिर आरबीआई की स्थापना के समय इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ थी। लगभग सभी पूंजी निजी लोगों के हाथों में थी। प्रारंभ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ स्थापित किया गया था? कार्यालय जो था, प्रारंभ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रारंभ में था कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने किन और देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है? तो स्वतंत्रता के बाद भी जून 1948 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है। आरबीआई ने म्यांमार सरकार के बैंकर के रूप में भी काम किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, अभी आप लोगों ने देखा उधर, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर, अगर सिर्फ गवर्नर पूछा तो ऑसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछा तो सीडी देशमुख होंगे, ठीक है ना। आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, या प्रथम भारतीय गवर्नर थे, स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख, ये सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1/1/1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, सीडी देशमुख के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो राष्ट्रीयकरण के समय कौन थे रिजर्व बैंक के गवर्नर? LK झा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ठीक है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय, जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं, याद रखिएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो बैंक जो इंडिया में जितने बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उस समय कौन थे? LK झा, याद रखिएगा LK झा। तो ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।